इक्विटी पोर्टफोलियो तो बना लिया, सारे अच्छे फंड सिलेक्ट करके डाल दिए, पर जब भी मार्केट गिरता है एक अलग सी हलचल मचती है कि यार मेरा पोर्टफोलियो सही तो नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी आपका मार्केट से ज़्यादा गिरता है। फिर तब याद आता है कि यार किसी फ्रेंड ने बताया था कि पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट भी रखना चाहिए, जिससे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी आती है। पर फिर से सवाल ये आता है कि कौन सा डेट रखे, शॉर्ट टर्म रखे, लॉन्ग टर्म रखे, डायनेमिक बॉन्ड फंड रखे। और यार ये इतनी झंझट में दो दो अलग अलग फंड मैनेज करना मुझसे तो नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम के लिए आपका एक मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। एंड हियर्स द कैच, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें ग्रोथ के लिए इक्विटी भी है और स्टेबिलिटी के लिए डेट फंड भी, और तो और प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसे मार्केट कंडीशन के हिसाब से बैलेंस करते रहते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन टुडे अबाउट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। These are the kind of mutual funds which is balanced between equity and debt funds, and in today's video we are going to learn about the structure of this video, how this work, how fund manager takes call, and a small performance comparison about the available hybrid mutual funds. Hybrid mutual fund एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी और डेट का स्प्लिट कंबाइन वे में होता है। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि फंड मैनेजर के कॉल के हिसाब से कभी कभी इसमें गोल्ड और रीट्स भी ऐड किया जा सकता है। अब सेबी ये कहता है कि जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है उसके 6 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है और हर कैटेगरी का अपना एक मैंडेट है। अगर मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करूं तो सेबी कहता है कि इसमें इक्विटी में केवल 10 से 25% तक की ही इक्विटी होनी चाहिए और 75 to 90% इसमें डेट होना चाहिए। वही अगर मैं बैलेंस हाइब्रिड की बात करूं तो इसमें 40 to 60% इक्विटी हो सकता है और रिमेनिंग 40 to 60% इसमें डेट भी फंड मैनेजर के एलोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। थर्ड कम्स इज हाइब्रिड एग्रेसिव। इसमें होता यह है कि 65 to 80% आपको जो है इक्विटी रखना होता है और 35 to 20% आप डेट रख सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो हमने इसके पहले देखा था उसके हिसाब से इसमें डेट, इक्विटी और कमोडिटी में मिनिमम 10% होना ज़रूरी है। उसके अलावा फंड मैनेजर अपना डिस्क्रिप्शन इसमें लगा सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी आती है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जो पूरी तरह फ्रीडम देता है फंड मैनेजर को। चाहे तो फंड मैनेजर 100% इक्विटी भी रख सकता है, चाहे तो फंड मैनेजर 100% डेट भी रख सकता है, या कोई भी एसेट क्लास रख सकता है। लास्ट कैटेगरी इसमें आती है आर्बिट्राज फंड, जिसमें कि 65% तक आपको आर्बिट्राज पोजीशन रखना यानी कि हेज पोजीशन रखना ज़रूरी होती है और उसी के साथ जो बचा हुआ 35 to 40% है उसमें फंड मैनेजर डेटा अलॉकेट कर सकते हैं। सो इस टाइप के जितने भी स्ट्रैटेजी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन सबको एक हाइब्रिड कैटेगरी में हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी में हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। कुछ इस हिसाब से ये फंड्स को मैनेज किया जाता है कि आपको ग्रोथ के लिए इक्विटी भी इसमें मिलती है और एक स्टेबिलिटी के लिए डेट भी इसमें मिलता है। यूजुअली देखा गया है कि एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पास्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये इन्वेस्टर्स के फेवरेट बने हुए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ ईच टाइप ऑफ दिस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वर्क्स। अगर मैं बात करूं एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तो यूजुअली इसमें स्प्लिट होता है कि भाई 65% से लेके तो 80% तक इसमें इक्विटी होगा, 20% से लेके तो 35% तक इसमें डेट होगा। अब यूजुअली अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इसमें मोस्टली लार्ज और मिड कैप होता है, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट पोजीशन स्मॉल कैप भी इसमें जगह बना सकता है। बट वही अगर मैं डेट की बात करूँ तो इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और लिक्विड हिल सिक्योरिटीज इसमें आ सकती है। एक्चुअली इक्विटी मार्केट फेल डाउन टू 35%, बट बिकॉज ऑफ डेट प्रेजेंस एंड इट एक्टेड एज अ शॉक एब्जॉर्वर। और अगर मैं इन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की बात करूं तो वहां ये फंड सिर्फ 25 to 27% ही गिरे थे। सो इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स की। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दोनों के स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसमें 100% इक्विटी या 100% डेट का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है फंड मैनेजर के पास। इसमें ना कोई सीलिंग होता है ना कोई फ्लोर होता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यार इक्विटी सस्ता है, हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, दे कैन कीप 100% इनटू इक्विटी। अगर उन्हें लगता है कि यार मार्केट सही नहीं है, दे कैन कीप 100% इन डेट ऑल्सो। अब बात ऐसी आती है ना कि देयर आर पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर और रिसर्च टू रिसर्च वेरी करते हैं। अब हो सकता है कि इन हाउस रिसर्च में ये पी रेशो देखते हो, ये पीबी रेशो देखते हो, ये प्राइस टू सेल्स रेशो देखते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन दे वुड टेक अ कॉल कि इन्हें इक्विटी का एक्सपोजर कितना रखना है और डेट का एक्सपोजर कितना रखना है। अगर थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो दिस इज परफेक्ट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी वे यू बाय लो एंड सेल हाई। बट हाँ, इसमें एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के हिसाब से एएमसी टू एएमसी डिफर कर सकता है। अब आती है बारी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। इसमें सेबी मैंडेट करता है कि आपको ईच एसेट क्लास में 10% होना मैंडेटरी होता है, यानी कि इक्विटी में 10%, डेट में 10% और कमोडिटी या अदर इक्विटीज यानी कि रीट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन में आप अप टू 10% रख सकते हो। बाकी का जो वेट है वो फंड मैनेजर
अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वही देखा गया है कि बाकी के फंड जहां इक्विटी डेट रहता है जो कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट वही जहां लास्ट ईयर इक्विटी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो नॉर्मल मल्टी एसेट फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड के रिस्क। हाइब्रिड फंड काफी सारे एसेट क्लासेस का मिक्स होता है या मेनली इक्विटी डेट तो इसमें होता ही है। अगर इक्विटी की मैं बात करूं, किसी भी एग्रेसिव फंड में जहां इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, अक्सर उसमें इक्विटी का रिस्क आता है। मान लो अगर आपके फंड में 70 to 80% इक्विटी है और मान लो अगर मार्केट बियर टर्न में है, तो आपका फंड सही में एक वोलेटाइल हो सकता है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी हैव लिटरली सीन दैट म्यूचुअल फंड हैज करेक्टेड 20 to 25% इन देयर बियर फेजेस। अगर सपोज मान लो आपका मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि यार मार्केट मोस्टली मॉडरेट टू बुलिश रहेगा और इस स्टांस के चलते हुए आपने इक्विटी में एक्सपोजर कम रखा एंड मार्केट टर्न आउट टू बी रियल बुलिश, ऐसे केस में आपका फंड गिरेगा तो नहीं, बट जो रिटर्न्स आपने कमाने चाहिए वो रिटर्न्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह इसका नेगेटिव परसेंटेज कैप है, कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ तो इसका पॉजिटिव साइड भी कैप हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब बात करते हैं इसके डेट कंपोनेंट की। यूजुअली जब मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजिंग एनवायरनमेंट में होता है तो बॉन्ड प्राइसेस घटते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लेके। तो डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कौन से ड्यूरेशन के बॉन्ड में बैठे हैं, और अगर कहीं ना कहीं आरबीआई रेट्स इंक्रीज करती है तो आपको एक आपके पोर्टफोलियो वैल्यू में छोटा सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाँ, राइजिंग इंटरेस्ट रेट के दौरान बॉन्ड्स की वैल्यू भी गिर जाती है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो वो फंड कंपैरिजन के स्क्रीन पे हम देखेंगे, बट मैं यूजुअली बता दूं क्योंकि ये सारे फंड्स काइंड ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड्स में आते हैं, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको थोड़ा सा एक हायर साइड में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप 1.5 to 1.8% के बीच में आपका एक्सपेंस रेशियो है तो वो सही है, और इसी रेंज में इसके जो है वो एक्सपेंस रेशियो रहते हैं। अगर मैं इसके टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कोई ऐसा हाइब्रिड फंड होल्ड कर रहे हैं जिसमें 65% से ज्यादा का इक्विटी है, तो ये एलटीसीजी और एसटीसीजी के नॉर्म्स, यानी कि एलटीसीजी पे 12.5 और एसटीसीजी पे 20% का टैक्स लगेगा। पर अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टेड हो जो कि डेट फंड है, यानी कि उसमें इक्विटी 65% से कम है और ज्यादा डेट है, तो उसे डेट फंड मान के उसे डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसका टैक्सेशन भी उसी तरह से काउंट होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ आई डोंट वांट टू गो फॉर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, then what alternatives that I have? See, ideally a person who is full time into this can think about investing once in a mutual fund of equity large cap or maybe some index fund, and can hold debt fund separately. Obviously it gives you more tax efficiency, more flexibility, and saves you a little cost also. But remember, if you are not someone who is professional, then it's better that you give it to professional fund managers and have peaceful sleep. Now let's understand the major difference between a hybrid fund and a pure equity fund. Ideally what happens is, if you are investing into pure equity fund, it will surely give you 2 to 4% more CAGR return when it comes to bull market. But when it comes to bear market, obviously hybrid fund is going to provide you some stability. It will be lowering down your risk and providing some cushion for the drawdown strategies. If you are someone who is beginner and starting their mutual fund journey, you can contact us. Or second thing, you can start with some equity funds. But you are someone who are into mid age and trying to build your wealth very aggressively by doing some bigger contribution, then it makes sense that you go with hybrid funds. Now let's talk about a pure comparison of balance advantage fund and a hybrid aggressive fund. Ideally hybrid aggressive funds are capped with 65% plus in equity and 35% in debt. But when it comes to balance advantage fund, there is no floor or capping that fund managers having. So obviously that gives you more opportunity and more flexibility when it comes to uncertain time. So if you are someone who is looking to put lump sum amount even in uncertain times, balance advantage fund could be a better choice than a dynamic asset allocation or aggressive hybrid fund. Now let's understand किन लोगों के लिए ये फंड एकदम सही है. If you are someone who is in mid age, wanted to do aggressive कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन जर्नी, तो ये फंड आपके लिए एक चॉइस हो सकता है. बट हाँ, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले. अब बात करते हैं कि और कौन से इन्वेस्टर्स जो इसमें एक कंसिडरेट कर सकते हैं. मान लो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिसे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड नहीं चाहिए, तो ये आपके एक पोर्टफोलियो में बाकी फंड्स के साथ ये एक चॉइस हो सकती है. चलिए, इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका टाइम हॉरिजन 5 से 7 साल होना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम कर सकता है. अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन
लोग हैं जिनके लिए ये फंड एक आइडियल चॉइस नहीं हो सकती। तो देखिए, इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग एसआईपी एंड इन द एज ऑफ 25, 27 टू 30, यानी कि यार आप लोगों की एज काफ़ी यंग है, आप एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन पूरा कर सकते हो। ऐसे केस में कुशनिंग प्रोवाइड करके आपके रिटर्न्स हैम्पर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ऐसे केस में आप प्योर इक्विटी फंड्स के साथ जाए और शायद हाइब्रिड फंड्स आपके लिए एक अच्छा चॉइस नहीं हो सकता। अगर मान लो आप कोई ऐसे पर्सन हो जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और टैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये एक फंड आइडियल फंड नहीं हो सकता। अब है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, चलो समझते हैं कि इतने सारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप में आपके लिए सही टाइप कौन सा है। देखो, सबसे पहले तो आपको आपका स्टाइल डिफाइन करना होगा कि क्या आपको कंजर्वेटिव चाहिए, क्या आपको बैलेंस एडवांटेज चाहिए, क्या आपको एग्रेसिव हाइब्रिड चाहिए या डायनामिक एसेट एलोकेशन चाहिए। डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर और आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है एएमसी का फ्रेमवर्क क्या है। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो इनका एक अपना प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, ये उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ये लोग मोस्टली पीबी बेस्ड मॉडल्स को प्रेफरेंस देते हैं। और अगर मैं बात करूँ एडलवाइस की तो ये लोग मिक्स यूज़ करते हैं जिसमें इनके कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं और ये फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। तो हाँ, अगर आपको जानना है कि फ़ंड या एएमसी कौन सा अच्छा हो सकता है तो दो चीज़ों पे फोकस करो। 2020 के टाइम जब क्रैश आया तो कौन से फंड सबसे कम गिरा और किसकी ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजीज अच्छी रही, और जब 2021 में तुरंत बुल रन आया तो कौन से फंड ने सबसे जल्दी रिकवर किया। यानी कि ये हमें ये दर्शाता है कि कौन सा फंड मैनेजर और कौन सा एएमसी ज़्यादा एक्टिवली इसे मैनेज कर रही है। अब बात आती है पास्ट रिटर्न्स की। तो यूजुअली पास्ट रिटर्न्स देखते हुए सिर्फ नॉर्मल रिटर्न्स ना देखें, ट्राई टू चेक रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि इसमें असेट क्लास का जो फेट है वो समय टू समय बदलते रहता है। कभी डेट ज़्यादा, कभी गोल्ड ज़्यादा, कभी इक्विटी ज़्यादा। ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब जब अलोकेशंस इनके थे मार्केट के हिसाब से उस ड्यूरेशन में क्या इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है, क्या रीबैलेंस जिस पर्सपेक्टिव से हुआ था वो पर्सपेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें देखना बहुत जरूरी है और इस चीज के लिए आपको रोलिंग रिटर्न्स चेक करना पड़ेगा। अब किसी भी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि इसका इक्विटी और डेट परसेंटेज क्या होने वाला है, क्योंकि वही डिफाइन करता है आपकी टैक्स ट्रीटमेंट भी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपका इक्विटी और डेट एलोकेशन जो है वो आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल से भी मैच होना चाहिए। और रही बात टैक्स ट्रीटमेंट की, तो या तो आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं और या फिर सेबी की वेबसाइट पे या एमफी की वेबसाइट पे एक बेसिक गाइडलाइंस दी हुई है, उसे आप रीड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ दिस फंड हैव परफॉर्म्ड ओवर इन ईयर्स। एक हमारा खुद का बनाया हुआ डैशबोर्ड है जिसमें ऑब्वियसली विल बी गोइंग टू स्क्रीन एंड सीन, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमने पूरी म्यूचुअल फंड की सीरीज डाली हुई है प्लेलिस्ट में, डू चेक आउट दैट। अगर आपको बाकी के फंड के टाइप में या बाकी म्यूचुअल फंड टाइप्स के बारे में भी जानना है और फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा फंड सही हो सकता है, वी ऑल्सो प्रोवाइड एग्जीक्यूशनल सर्विसेज एज वी आर एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट एंड डू कनेक्ट विद अस अगर आप चाहते हो कि आपके म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूशनल सर्विस हम आपको प्रोवाइड करें। येस, सो हियर वी आर ऑन द पीयर कंपैरिजन डैशबोर्ड जो हमने एक हमारे खुद के मॉडल से बनाया है। यूजुअली ये मॉडल को शोकास्ट करने के लिए हम लोग पास डेटा यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग रिटर्न्स, उनका ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजीज़ का रहा 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, शार्प रेशो, इन सब चीज़ों को हम इस पे फोकस करते हैं। और छोटा सा हमने एक रेटिंग भी बनाया है और इस रेटिंग के लिए हम लोग इन्हीं सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि किस तरह से हम आपको बेस्ट एक जो है वो एनालिसिस प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। हमने यहाँ पे जितने भी मोस्टली लॉन्ग टर्म अवेलेबल फंड्स हैं, यानी कि काफ़ी समय से ये मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे फंड्स यहाँ पे लिए हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो हर समय की तरह सबसे पहले हम 3 ईयर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले गाइज मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, पास्ट रिटर्न इज़ नॉट एट ऑल अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, बट हाँ, हम सिर्फ एक एनालिसिस के लिए अवेलेबल डेटा एज ऑफ 31 मार्च 2026 का डेटा हम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस कि हम रिसेंट डेटा पे काम नहीं कर सकते, हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स पुराना डेटा लेना होता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन यूजिंग एंड इट इज़ ऑल्सो आवर फाइनेंशियल ईयर एंड, सो हमें वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो एनालिसिस मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ क्वांट के फंड की। गाइस देखो, बात ऐसी है ना, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में क्वांट के फंड के रिटर्न सबसे ज़्यादा है, बट एक बार आपको समझना पड़ेगा इनका रिस्क बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि एट सर्टन टाइम्स दीज पीपल ऑल्सो गोज एंड टेक लेवरेज टू मेक यू इधर टू हेज द पोर्टफोलियो और टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। तो कभी कभी इफ़ दिस थिंग्स टर्नड आउट इन अगेंस्ट देयर फेवर तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। दैट्स द रिस्क दैट कमिंग अप, ठीक है। सो अगर मैं 3 ईयर्स के बेसिस पे फंड्स के रिटर्न की बात करूँ तो क्वांट हैज़ गिवन 22.8% रिटर्न। सेकेंड हाइएस्ट वी हैव एट अराउंड ICICI, दैट इज़ 19.4%। ICICI का इक्विटी डेट फंड है। वही अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का एब्सोल्यूट फंड है।
बट व्हेन आई टॉक अबाउट एच डी एफ सी में हमने बैलेंस एडवांटेज फंड लिया जिसका रिटर्न रहा है 16.2%। मेरा ही एसेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ही एसेट का हमने हाइब्रिड इक्विटी फंड लिया है जिसका रिटर्न आया है 17.1%। इडलवाइज इंडस्ट्री में सबसे कम रहा है फिलहाल 14.8% के साथ, और एसबीआई का मल्टी एसेट फैक्टर फंड हमने लिया है जो कि रहा है 15.3% के साथ। यही रिटर्न्स हमने एब्सोल्यूट टर्म्स पे यहाँ पे मेंशन किए हैं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इनके मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट इज़ अगेन शार्प रेशो। क्वांट का जो शार्प रेशो है वो बहुत ज़्यादा है 1.88%, बट अगर आप देखोगे तो बाकी के फंड जिनका रिस्क काफ़ी कम है उसके अगेंस्ट में, उसके कंपैरिजन में क्वांट का रिटर्न जो है वो बहुत, क्वांट का जो रिस्क है सॉरी, वो बहुत 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 ज़्यादा है। वही अगर मैं इक्विटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करूँ तो ऑब्वियसली 1.71% का शार्प रेशो है, स्लाइटली लेसर दैन दैट, बट रिटर्न्स की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज़ वेरिंग अकॉर्डिंगली, मोस्टली ऑन 3 ईयर टाइम फ्रेम, लाइक ऑलमोस्ट 2 to 3% का डिफरेंस है। इक्विटी के अलोकेशन की अगर मैं परसेंटेज करूँ तो क्वांट में 79% इक्विटी है, आईसीआईसीआई में 74% इक्विटी है, मेरा एसेट में 71% इक्विटी है। वही अगर एचडीएफसी बैलेंस फंड की मैं बात करूँ तो सिर्फ 58% इक्विटी है। देखो यहाँ पे एक बेसिक कंपैरिजन तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे इक्विटी का परसेंटेज कम होते जा रहा है कहीं ना कहीं उनके रिटर्न भी कम होते जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि फंड हैज़ डिडंट परफॉर्म्ड वेल। हो सकता है इक्विटी का एक्सपोजर कम हो, डेट का एक्सपोजर ज़्यादा हो, जहाँ फंड मैनेजर का कॉल था कि यार मुझे थोड़ा सा सेफ खेलना है, मुझे ज़्यादा रिस्की नहीं खेलना है, इस वजह से भी रिटर्न्स कम हो सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिड फंड, इट इज़ नॉट मैंडेटरीली कि फंड मैनेजर ने बुरा परफॉर्म किया या मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया। इट कुड बी अ टैक्टिकल अलोकेशन ऑल्सो, जो इसका एक रीज़न हो सकता है। अभी हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली 1.5 के अराउंड इसका एवरेज रेशो रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे। एडलवाइज में एडलवाइज में अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ 0.41%। मेरा एसेट की अगर मैं बात करूँ तो 0.54%। पॉज कट, ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं फिर से एक्सपेंस रेशो को लेके। एक्सपेंस रेशो की गाइज में बात करूँ तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डायरेक्ट फंड के एक्सपेंस रेशो लिए हैं, बट इफ़ यू आर समवन जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है देन वी वुड रिकमेंड कि आप रेगुलर फंड्स के साथ जाओ। यूजुअली उनका जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% के अराउंड आ जाता है। अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। देखो ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो अगेन रिटर्न्स के टर्म्स में तो क्वांट ही ज़्यादा है, बट अगर कॉस्ट की बात करूँ तो इट इज़ नॉट लोवेस्ट, और रिस्क की भी मैं बात करूँ तो अगेन इट इज़ नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट। बट हाँ, रेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग मिलता है क्वांट को 7.2, क्योंकि हम रिटर्न फैक्टर को ज़्यादातर फोकस में रखते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट की मैं अगर बात करूँ तो विच इज़ एट 6.4। मेरा ही एसेट एंड एडलवाइज में इनके बीच में यहाँ पे टाई हो गई है। थर्ड की मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई इक्विटी डेट हाइब्रिड फंड, एंड उसके बाद आता है एसबीआई का मल्टी एसेट फंड विच इज़ एट 5.8%। गाइस देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बात कर सकते हो। बट अगर आपको एग्जीक्यूशनल स्ट्रेटेजीज चाहिए कि हाँ आपको कौन से इसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपकी रिपोर्टिंग्स को लेके, आपके रिपोर्ट्स जनरेशन को लेके, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है tcapitalwealth.com। आप सिंपल वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। सेकेंड थिंग ऐसी होती है कि ये जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एज वी हैव मेंशन कि पास्ट रिटर्न इज़ नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। बट एक बात समझो, पास्ट रिटर्न यानी कि हम एटलीस्ट इससे ये तो एनालिसिस कर सकते हैं कि पास्ट में फंड मैनेजर का कॉल क्या रहा है, फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज़ कितना है, ताकि उन्होंने मैक्सिमाइज रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। सो इसीलिए हम सिर्फ ये कंपैरिजन करते हैं। किसी फंड का रिटर्न ज़्यादा है मतलब वो फंड अच्छा है और फ्यूचर में भी आपको रिटर्न देगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। या जो नाम हम यहाँ डिस्क्लोज कर रहे हैं इन्हीं फंड में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दिस जस्ट अ पीयर कंपैरिजन, एक डैशबोर्ड है जिससे हमें कंपैरिजन पता चलता है कि हाँ हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, इसका एक अंदाज़ा आने की कोशिश होती है बस, और कुछ नहीं। ये हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इसमें नहीं कर रहे। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स किन लोगों के लिए बेस्ट है और कैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, इफ़ यू आर समवन जो एक लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहता है और थोड़ा लेस वोलेटाइल फंड्स देख रहे हैं, तो आपके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक बहुत अच्छा ओपिनियन हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो जिसे बड़ा पैसा एक साथ यानी कि लमसम मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड को एक अपना चॉइस बना सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन जो एक रियल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट चाहता है या हर मार्केट में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बना के रखना चाहता है, तो मल्टी एसेट फंड या डायनामिक मल्टी एसेट फंड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। और हाँ, एक समझो कि
जितने भी काइंड ऑफ हाइब्रिड फंड्स है, दीज आर जस्ट a kind of sophisticated funds which are diversified across the sectors, across the market caps and provides you फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशंस। तो हाँ, ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, दिस इज जस्ट अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एंड येस, ऑल्सो अ स्मॉल नोट एट द एंड, इफ यू आर समवन हु इज यंग इन एज, हु इज डूइंग स्मॉल एंड लॉन्ग टर्म SIPs, तो अननेसेसरीली इन हाइब्रिड फंड्स में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न को कैप मत करो। इफ यू आर समवन हु इज यंग and wants to invest for long term, think about pure equity funds only and explore our other videos. Thank you so much. Till then, do subscribe to our channel, and if you like it, press the bell icon and also do share with your other friends.